प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से योग दिवस मनाने और योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का किया आग्रह। रांची में पिछले दिनों में हुई हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यपाल रमेश बैस से मांगी रिपोर्ट। स्थिति में तेजी से सुधार। पुलिस महानिदेशक ने घटनास्थल का लिया जायजा। झारखंड में फिलहाल उमस भरी गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं। मौसम विभाग ने जताई 15 से 20 जून के बीच मानसून के प्रवेश की संभावना। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन आज। झारखंड की बालिका फुटबॉल टीम बनी उपविजेता। स्वर्ण पदक विजेता सुप्रीति कच्छप का गुमला में किया गया भव्य स्वागत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से योग दिवस मनाने और योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने ट्वीट संदेश में कहा है कि कुछ दिन बाद विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि योग के कई फायदे हैं। बीते कुछ वर्षों में योग को दुनिया भर में अद्भुत लोकप्रियता मिली। नेता, सीईओ, खिलाड़ी और कलाकार सहित कई क्षेत्रों के लोगों ने योग का नियमित रूप से वो अभ्यास करते हैं। वे अक्सर इस बारे में बताते हैं कि कैसे उन्हें इससे लाभ पहुंचा। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 8,084 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस अवधि में 4,552 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 44,513 सक्रिय मामले शेष हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों को कोरोना संक्रमण के प्रसार को थामने के लिए एहतियाती उपायों पर सख्ती से अमल करते रहने का सुझाव दिया है। पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 2.21%, वहीं अगर दैनिक पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 3.24% है वो। देश में कोरोना को शिकस्त देने में टीकाकरण अभियान भी बेहद कारगर सिद्ध हुआ है और अब तक 1,95,19,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 11 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। विभिन्न दलों के उम्मीदवार और निर्दलीय प्रत्याशी वोटरों से संपर्क साधकर मतदान की अपील कर रहे हैं। विभिन्न दलों के बड़े नेता भी प्रचार अभियान में जुट गए हैं। मांडर विधानसभा उपचुनाव के सिलसिले में आगामी 23 जून को मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 26 जून को कराई जाएगी। उपचुनाव में कुल 14 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा की गंगोत्री कुजूर और कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की के बीच होने के आसार हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश के निर्देश पर देव कुमार धान को 6 वर्षों के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में प्रदेश महामंत्री बाल मुकुंद सहाय ने पत्र जारी किया है। उन्होंने बताया कि श्री धान मांडर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी की अधिकृत उम्मीदवार गंगोत्री कुजूर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए पार्टी ने उन्हें अनुशासनहीनता मानते हुए निलंबित किया है। खूंटी के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी शशि रंजन की उपस्थिति में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए कल चुनाव संपन्न हो गया। इसमें जिला परिषद सदस्य मसीह गुड़िया को जिला परिषद अध्यक्ष और मंजू देवी को उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित किया गया है। मौके पर उपायुक्त ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पूर्व उपायुक्त ने जिला परिषद के सभी सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। राजधानी रांची में हिंसक झड़प के मामले को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने राज्य सरकार के अधिकारियों से इस बाबत संपर्क किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी पूरे मामले की जानकारी राजभवन से मांगी है। इससे पहले राज्यपाल ने डीजीपी नीरज सिन्हा, एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर से घटना की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को पूरे मामले को गंभीरता से लेने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
इधर उपद्रव की घटना के बाद स्थिति तेजी से सामान्य हो रहा है। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता सह आईजी अभियान एवी होमकर ने बताया है कि रांची सहित पूरे झारखंड में स्थिति नियंत्रण में है। इस बीच कल देर शाम पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने मेन रोड का निरीक्षण किया और घटनास्थल का जायजा लिया। मौके पर रांची के डीआईजी और वरीय पुलिस अधीक्षक समेत कई आला अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान डीजीपी ने कहा कि घटना में शामिल लोगों को सबूतों के आधार पर चिन्हित कर उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम को लेकर सघन जांच की जा रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने आज देवघर स्थित बाबाधाम मंदिर में पूजा अर्चना की और राज्य की खुशहाली की कामना की। मौके पर विधायक नारायण दास समेत पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए बाबा से बाबा से महाराज की 3 करोड़ जनता। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने मिशन अमृत सरोवर योजना की जानकारी ली। इस दौरान सभी जिलों के उपायुक्त और उपविकास आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें जानकारी दी। मौके पर उन्होंने कहा कि अमृतमय वर्षा जल को सहेजने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना से राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। श्री रंजन ने बताया कि इसके लिए उपभोक्ता समूह का गठन किया जाएगा, जिस पर जल के उपयोग और उसके रखरखाव की जिम्मेदारी होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज नई दिल्ली में भारतीय रेलवे के नवाचार कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। भारतीय रेलवे न केवल राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला को चालू रखने में समर्थ रही, बल्कि उसने बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों में लाखों लोगों को उनके घर भी वापस भेजा। रेलवे बुनियादी ढांचे के विकास, नवाचार, नेटवर्क क्षमता में विस्तार, माल ढुलाई, विविधीकरण और पारदर्शिता के मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि करने में सफल रही है। रेलवे ने कोविड चुनौती का इस्तेमाल भविष्य के विकास और यात्रियों के लिए यात्रा के अगले स्तर की नींव रखने के अवसर के रूप में किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन 2021 का दूसरा संस्करण जारी करेंगे। इसकी रिपोर्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन कर तैयार की गई है। इसकी रिपोर्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन करके तैयार की गई है। रिपोर्ट में नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं देने में केंद्रीय मंत्रालयों की प्रभावकारिता पर विशेष बल दिया गया। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने बताया कि रिपोर्ट में सरकारों को अपनी ई गवर्नेंस सेवा वितरण प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव भी दिए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन 2021 में 7 क्षेत्रों से जुड़ी सेवाएं शामिल हैं। इनमें वित्त, श्रम और रोजगार, शिक्षा, स्थानीय शासन और उपयोगिता सेवाएं, समाज कल्याण, पर्यावरण और पर्यटन क्षेत्र शामिल हैं। आज हम आपको एक ऐसे रेलवे स्टेशन का सैर कराएंगे जो बिहार झारखंड के अलग होने के बाद भी दोनों राज्यों को आपस में जोड़े हुए है। इस स्टेशन से गुजरने वाली लूप लाइन बिहार में है तो मेन लाइन झारखंड में। आइए दिखाते हैं दिलवा स्टेशन की दिलकश कहानी। हावड़ा दिल्ली मेन लाइन का ये है कोडरमा का दिलवा रेलवे स्टेशन। दिलवा स्टेशन से गुजरने वाली मेन लाइन झारखंड में है तो लूप लाइन बिहार में है। साल 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो गया और दोनों राज्यों की सीमाएं निर्धारित की गई, लेकिन यह दिलवा स्टेशन और इस स्टेशन के कर्मी राज्यों की सीमाओं को नहीं मानते। उस समय नहीं तो उस समय तो मगध बता हुआ था। 1906 का ये टनल बना हुआ है जो अभी देख रहे हैं इधर। 1906 में ब्रिटिश काल में कोडरमा से गुजरने वाली हावड़ा दिल्ली मेन लाइन के इस कोडरमा गया रेलखंड का निर्माण किया गया था। उस समय न तो बिहार था और न झारखंड। यह पूरा इलाका मगध के नाम से जाना जाता था।
दिलवा स्टेशन से सटे एक टनल से होकर ट्रेन गुजरती है और जब यहां से गुजरने वाले रेल यात्री स्टेशन पर लगे बिहार और झारखंड का यह बोर्ड देखते हैं तो उन्हें कई मायने में यह पूरा इलाका ऐतिहासिक होने का प्रमाण मिलता है। अप लाइन से लेके जो है अप लाइन, उसके बाद अप लूप लाइन और बाकी उधर बेंदी जो गांव वो सब झारखंड में, और इधर जो है आपका डाउन मेन लाइन और स्टेशन बिल्डिंग और डाउन लूप लाइन ये सब आपका झारखंड में। कम्युनिकेशन है, ट्रेन का कम्युनिकेशन उसके जरिए जुड़ा हुआ है। अब जैसे कुररमा से लेके यहाँ तक तो आने का कोई रोड कम्युनिकेशन नहीं है, या मान लिया इधर से आते हैं गया साइड से, उधर से भी आने का कोई रोड कम्युनिकेशन नहीं है, ट्रेन से ही आना जाना है। ऐतिहासिक होने के साथ साथ कई बार बिहार झारखंड जोड़े रखने वाले इस स्टेशन पर घटना दुर्घटना के वक्त परेशानी भी होती है। आरपीएफ और जीआरपी के बीच दोनों राज्यों की सीमा से कई बार समस्याएं बढ़ जाती हैं। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव 24 जून तक भेज सकते हैं। राज्य के उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से जबरदस्त लू की चपेट में हैं, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रांची और जमशेदपुर में जहां अधिकतम तापमान सामान्य डिग्री से 4 अधिक चल रहा है, वहीं गिरिडीह में यह सामान्य से 7.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि राज्य के लोगों को फिलहाल उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम है। हालांकि विभाग ने कहा है कि 15 से 20 जून के बीच झारखंड में मानसून के प्रवेश करने की संभावना है। वहीं मानसून पूर्वानुमान में इससे पहले प्री मानसून की अच्छी बारिश के आसार हैं। सरकार से मदद और प्रोत्साहन पाकर देश के किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। गढ़वा के सहीजना निवासी अजय कुमार तिवारी ने जिला गव्य विकास विभाग की मदद से डेयरी की शुरुआत की है, जो उनके परिवार को संबल प्रदान कर रहा है। गढ़वा जिले के सहीजना निवासी अजय कुमार तिवारी ने जिला गव्य विकास की मदद से 4 गाय के साथ फौजी डेयरी नाम से दुग्ध व्यवसाय शुरू किया था और आज उनके पास 25 गायें हैं। 1 अगस्त 2010 से मेरा डेयरी का शुरुआत है, जिसमें गव्य विकास द्वारा मैं अपने पत्नी के नाम पर 10 गाय का योजना लिया था। उसी से हमने शुरुआत किया। 2 गाय लिया, 2 गाय से 4 गाय, ऐसे ऐसे करते करते जैसे जगह का अभाव मिला, बढ़ाते बढ़ाते आज हमारे पास 25 ठो गाय हैं। दूध की बिक्री से होने वाली आमदनी से उन्होंने अपने एक बच्चे को पढ़ाकर इंजीनियर बनाया है, जबकि दूसरा बेटा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। फौजी डेयरी के मालिक बताते हैं कि गौ सेवा से तन और मन तो स्वस्थ रहता ही है, साथ ही इस धंधे को ईमानदारी से किया जाए तो इससे नौकरी से भी अच्छी कमाई हो सकती है। और इससे जो बेरोजगार आदमी हैं, जो बाहर में जा रहे हैं, वो एक कम से कम 2 गाय भी रखेंगे तो अपने बाल बच्चा परिवार के खर्चा आराम से चला सकते हैं। तो हम नौकरी भी किए हैं, लेकिन हम नौकरी को प्राथमिकता नहीं देते हैं, जो हम 10 साल में डेयरी से मेहनत करके कमाए। सरकार की मदद से निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा फौजी डेयरी मुनाफा तो कमा ही रहा है, साथ ही 4 लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रहा है। 9 साल से यहीं से मैंने जो भी रोजी रोटी हमारा चल रहा है। 3 लड़की के शादी भी कर दी यहीं खटाल से काम करके। फौजी डेयरी का मुआयना करने पहुंचे जिला गव्य एवं पशुपालन पदाधिकारी धनिकलाल मंडल ने बताया कि सरकार की मदद से जिले में लगभग 30 डेयरी चल रही है, जिसने पशुपालन किसानों की जिंदगी बदल डाली है। इसी तरह गढ़वा में लगभग 30 डेयरी है और उसके बहुत सब गव्य विभाग से फायदा लेते हैं और सब मिलता है और सब जो है प्रगतिशील पशुपालक जो है गव्य विभाग से लाभ लें, हम उसके लिए तत्पर हैं। गढ़वा की फौजी डेयरी ने किसानों को नई राह दिखाई है, जिसके माध्यम से खेती किसानी में पशुपालन के जरिए तरक्की के नए द्वार खोले जा सकते हैं। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पुलिस अपराध अनुसंधान विभाग के आदेशानुसार देवघर और मधुपुर अनुमंडल में 16 जून को साइबर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
अभियान के वक्त बॉलीवुड सिंगर श्रेया घोषाल के गीत प्रचार के तौर पर बजाए जाएंगे। गोविंदपुर साहिबगंज स्टेट हाईवे पर जामताड़ा थाना क्षेत्र में कंचनबेड़ा गांव के समीप आम लदा पिकअप वैन पलट गया। इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सभी आम सड़क पर बिखर गए, जिसे लूटने की होड़ लग गई। आम पश्चिम बंगाल के मालदा से हजारीबाग लाया जा रहा था। श्रावणी मेले को देखते हुए आसनसोल रेल मंडल के DRM परमानंद शर्मा ने जसीडी जंक्शन और बासुकीनाथ स्टेशन का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्रावणी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने जसीडी स्टेशन का भ्रमण किया तथा प्रकाश व्यवस्था, पंखे, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, टिकट बुकिंग काउंटर, पेयजल सुविधा, प्रतीक्षालय, स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था और यात्री शेडों का जायजा लिया। ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने पाकुड़ दौरे के क्रम में जनता की समस्याओं से रूबरू हुए और नवनिर्वाचित पंचायतों प्रतिनिधियों से मुलाकात की। जनप्रतिनिधियों से उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं को अपने अपने पंचायत क्षेत्र में पहुंचाएं। गिरिडीह जिला अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 114 पर स्थित पतरो नदी के पहुंच पथ का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण किया जाएगा। जमुई और देवघर को जोड़ने वाली इस पहुंच पथ के निर्माण का प्रस्ताव विभाग द्वारा तैयार कर लिया गया है। झारखंड में अब 15 साल पुराने व्यावसायिक वाहनों का भी री रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। बस, ट्रक इत्यादि मध्यम और भारी वाहनों का निबंधन नवीकरण के लिए शुल्क तय कर दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के आलोक में ही झारखंड में यह शुल्क तय किया गया है। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत मांझी टोला शिरिस भट्टा के समीप एक बार फिर से अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है, जहां नदी तट पर जुआ खेलने के दौरान एक युवक को अपराधियों ने गोली मार दी। गोली युवक के सिर पर लगी है, जिसे आनन फानन में MGM अस्पताल ले जाया गया, जहां से टाटा मुख्य अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा अवैध उत्खनन एवं परिवहन के खिलाफ लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस पर अंकुश लगाने के लिए प्रखंड स्तर पर टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। जिले के सभी बॉर्डर पर एवं जिला अंतर्गत 11 स्थानों पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। यात्री सुविधाओं को लेकर रेलवे किसी तरह की कोताही बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। सीनियर DCM निशांत कुमार रांची रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीनियर DCM ने पाया कि प्लेटफॉर्म 1, 2 और 3 पर साफ सफाई के मानकों का ख्याल नहीं रखा गया है। जहां तहां गंदगी जमी हुई थी। इस पर उन्होंने नाराजगी भी जताई और सफाई कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड की बालिका फुटबॉल टीम ने कल रजत पदक जीता। फाइनल मुकाबले में तमिलनाडु ने झारखंड को 2 गोल से पराजित कर दिया, जबकि झारखंड की टीम कोई गोल नहीं कर पाई। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ प्रतियोगिता में झारखंड के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली सुप्रीति कच्छप का गुमला पहुंचने पर गांव वालों ने भव्य स्वागत किया। सुप्रीति घाघरा थाना क्षेत्र के बुरहू गांव की रहने वाली है। सुप्रीति कच्छप ने गोल्ड मेडल जीतने के साथ साथ एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। सुप्रीति ने बताया कि अंडर 20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के लिए भी वह चयनित हुई हैं और यह प्रतियोगिता 2 अगस्त से 7 अगस्त तक कोलंबिया में होगी। जीत का श्रेय तो सबसे पहले पूरी फैमिली को जाती है। फैमिली का सपोर्ट है तभी मैं आज यहाँ पहुँची हूँ और इसमें मेरे जीजा का भी बहुत बड़ा हाथ है। इनकी वजह से मतलब मैं सबसे पहले नुकरू डिब्बा गई, वहाँ पे मतलब मेरे जीजा ही लेके गए थे, तो फिर वहीं से गेम का स्टार्ट हुआ। तुम्हारा आगे का लक्ष्य? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आज समापन होगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समापन समारोह में भाग लेंगे। महाराष्ट्र और हरियाणा पदक तालिका में शीर्ष पर बने हुए हैं। शामिल होंगे। महाराष्ट्र और हरियाणा पदक तालिका में शीर्ष पर बने हुए हैं। दोनों ही प्रदेशों ने 41 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में अब तक युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। तो बिल्कुल ये हम मेडल टैली आपको दिखा रहे हैं लगातार। आप देख सकते हैं किस तरह से महाराष्ट्र नंबर 1 पर बना हुआ है, हरियाणा दूसरे नंबर पर, कर्नाटक तीसरे, केरल और मणिपुर चौथे और 5वें नंबर पर हैं। और हमने देखा यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स में चंद्रशेखर जो रिपोर्ट्स गौरव ने भेजी कि खाली
यहाँ पर पदक जीतने की खुशी, संघर्ष और कई जज्बे शामिल हैं, लेकिन हम तमाम रंग यहाँ पर जो भारत की विविधता है उसके देख सकते हैं। महाराष्ट्र से यहाँ पर जो कह सकते हैं हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लेने आए प्रतिभागी हैं, हरियाणा से हैं, कर्नाटक से हैं, मणिपुर से हैं, तो विविध रंग भी देखने को मिले। और कहीं ना कहीं जो जज्बा है, लगातार हमने देखा सरकार की जो एक फोकस है कि बहुत ही हम कह सकते हैं न्यूनतम लेवल से, यानी कि स्कूलों से ही शुरुआत की जा रही है कि बच्चे खेलों के प्रति रुचि रहे। इसलिए कहा गया भाई खेलेगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया। कल हम एक योगेश्वर दत्त का एक इंटरव्यू हम चला रहे थे अपने बुलेटिन में, और उन्होंने काफी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि पहले खिलाड़ी होते थे लेकिन खिलाड़ियों को मंच नहीं मिलते थे। मंच नहीं मिलने का मतलब साल में 1 या 2 प्रतियोगिताएं होती थी। बिल्कुल। अगर आप एक प्रतियोगिता में गए और वो प्रतियोगिता में आप हारे जीते जो भी हुआ, उसके बाद आपके पास पूरे 1 साल तक कोई मौका नहीं है। तो उनका ये कहना था कि इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे साल भर में इस तरह के इवेंट हो रहे हैं, चाहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें, यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें या दूसरे इवेंट हैं, उसका फायदा ये मिल रहा है कि किसी भी खिलाड़ी को 1 साल में कई बार मौके मिल रहे हैं, उससे वो निखरता है, आगे जाता है। और इस सब चीजों का फर्क कहीं न कहीं जो ओलंपिक है विश्व पटल पर हम देख रहे हैं हमारे खिलाड़ी किस तरह से मेडल लेकर आ रहे हैं, और आने वाले समय में भी इसका फर्क हमें देखने को मिलेगा। यही चीज, क्योंकि जो आप बात कह रहे हैं तो इसका भी जिक्र किया गया है। नीरज चोपड़ा ने जब कहा था, जब वो जैवलिन थ्रो में उन्होंने भारत का सरगर्व से ऊंचा किया, कि कई ऐसे खेल हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं। जैसे हमने देखा यूनिवर्सिटी गेम्स में मलखम्ब और योगा को शामिल किया गया, पहली बार ऐसा हुआ था। तो कई ऐसे अनएक्सप्लोर्ड गेम्स हैं जिनमें कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो शायद हमें मालूम नहीं था, लेकिन पदक जीतने का मादा, कुव्वत और वो काबिलियत रखते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो इस तरह के गेम्स ने उनको मौका दिया। तो खाली इस लेवल पे हमने खिलाड़ी तैयार नहीं किए, बल्कि जो इनसे जुड़ी कहानियां हैं, जो हमने अब डीडी न्यूज के मंच के माध्यम से दिखाने की कोशिश की यूनिवर्सिटी गेम्स में भी और यूथ गेम्स में भी, उनसे वो भी खिलाड़ी तैयार होते हैं जो कहीं ना कहीं अगर किसी वजह से पीछे हैं तो उनकी साहस और शौर्य की कहानी सुनकर उनको भी लगता है कि हमें जज्बे के साथ खेल खेलना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की बढ़त ले ली है। सामूहिक नैतिक जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि दुनिया में कोई भी भूखा ना सो। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विश्व व्यापार संगठन को व्यापार के लिए जन अनुकूल उपाय अपनाने चाहिए और ऐसे विकास पर बल देना चाहिए जिसकी प्रक्रिया स्पष्ट, पारदर्शी और समावेशी हो। पीयूष गोयल ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के लिए सस्टेनेबल फिशिंग उतनी ही जरूरी है जितनी की कृषि। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि WTO में सुधार विकास पर केंद्रित होना चाहिए, साथ ही उसकी प्रक्रिया भी पारदर्शी और समावेशी होनी चाहिए। योग सूत्र में आचार्य प्रतिष्ठा से जानिए बालों से जुड़ी समस्याओं को योग के जरिए कैसे दूर किया जा सकता है। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। आचार्य जी बाल बहुत झड़ते हैं। आचार्य जी बाल उम्र से पहले सफेद होने लगे हैं। आचार्य जी आपके बाल तो बहुत अच्छे हैं, ऐसे बाल पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आज के इस विशेष एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने बाल झड़ने की समस्या, उम्र से पहले बाल सफेद हो जाने की समस्या या बालों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या को दूर कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो आपको नियमित रूप से करना है वो है चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। यानी आपको चिंता से दूर रहना है, चिंता ना करके चिंतन करना है। अगर आप चिंतन करेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो आपके बालों के झड़ने की समस्या दूर हो जाएगी। पर साथ में हमें ये भी समझना होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारी ऊर्जा का प्रवाह डाउनवर्ड होता है और हम पूरे दिन में ऐसा कुछ भी नहीं करते कि वो अपवर्ड हो। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए शीर्षासन का अभ्यास, यानी खोपड़ी नीचे, सर और आपके पैर ऊपर। पर आप कहेंगे आचार्य जी आरंभ में कैसे हम शीर्षासन का अभ्यास करें? बिल्कुल सही, आपको आरंभ में शीर्षासन का अभ्यास करना भी नहीं चाहिए, लेकिन उसका
अर्ध शीर्षासन, उसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है हाफ शीर्षासन, अर्ध शीर्षासन। और अर्ध शीर्षासन के अभ्यास के लिए हम अपने आपको वज्रासन की स्थिति में ले आते हैं इस प्रकार से। ऐसे वज्रासन में बैठ गए, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ना है। जब आप अर्ध शीर्षासन करेंगे तो ऊर्जा का प्रवाह खोपड़ी की तरफ होगा, रक्त का प्रवाह भी खोपड़ी की तरफ होगा, और ऐसा करने से आपके स्कल एरिया को ऊर्जा मिलेगी, नरिशमेंट मिलेगी और आपके बाल झड़ने की समस्या दूर हो जाएगी। वज्रासन में बैठ करके इस प्रकार से अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और उसे जमीन पर टिका देंगे। आगे झुके और इस तरह से जमीन पर टिका दिया। और इस स्थिति में आने के बाद हमें अपने माथे को जमीन से छुएंगे और टॉप ऑफ द हेड को अपने हाथ से, हिप्स को उठा देंगे। इस स्थिति में आना। अब अपनी कोहनियों को स्टेबल करते हुए रुकना और धीरे धीरे से अपने पैरों के घुटनों को भी उठाना, पंजे जमीन पर टिके रहेंगे और एक एक स्टेप करके जितना नजदीक ला सकते हैं बिना घुटना मोड़े उतना नजदीक लाना। यानी कोशिश करें कि कमर सीधी हो जाए। यथा सामर्थ्य रुकना और फिर घुटनों को जमीन से छू देंगे। फिर से वज्रासन में बैठ जाएंगे और ऐसे दाईं मुट्ठी नीचे, बाईं मुट्ठी उसके ऊपर और उसके ऊपर अपने माथे को टिका देंगे। आंख बंद करके यथा सामर्थ्य यहाँ रुकेंगे। अपने ब्लड के फ्लो को नॉर्मल हो जाने दें, ऊर्जा के संचार को नॉर्मल हो जाने दें और फिर धीरे से वज्रासन में बैठकर शरीर को ढीला छोड़ दें। जब भी आप इसका अभ्यास करें आप 5 रिपीटिशंस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आंख खोलने की जल्दी हमको बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह खोपड़ी की तरफ है। अगर आपके घर के आसपास आपको अमर बेल मिल सके तो अमर बेल लीजिए और रात को 1 भिगोना पानी में उसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए। सुबह को इस पानी से अपने बालों को धोइए, आप देखेंगे बाल झड़ने की समस्या दूर हो जाएगी। रात्रि में सोने से पहले योग निद्रा का अभ्यास करें, प्राणायाम का नियमित अभ्यास करें, 20 मिनट सूर्य के सानिध्य में बिताएं, प्रकृति के सानिध्य में बिताएं और हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से योग दिवस मनाने और योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का किया आग्रह। रांची में पिछले दिनों हुई हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यपाल रमेश बैस से मांगी रिपोर्ट। स्थिति में तेजी से सुधार। पुलिस महानिदेशक ने घटना स्थल का जायजा लिया। झारखंड में फिलहाल उमस भरी गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं। मौसम विभाग ने जताई 15 से 20 जून के बीच मानसून के प्रवेश की संभावना। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन आज। झारखंड की बालिका फुटबॉल टीम बनी उपविजेता। स्वर्ण पदक विजेता सुप्रीति कच्छप का गुमला में किया गया भव्य स्वागत।